हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम पूजा और आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। आई नो मंडे को जनरली ये सेशन होता है, लेकिन कल मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करना था, इसलिए कल ये वीडियो नहीं हुआ था। तो कल हमने क्या देखा था, हम वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है मे वीक 4। ठीक है, कि सभी बैंकिंग करेंट अफेयर्स 18 से लेकर 24 मई के बीच में अगर कोई बैंकिंग इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, हम अपने एफडीआई के बारे में देखेंगे, डिविडेंड के बारे में देखेंगे, एंड सेबी एंड आरबीआई के कुछ सर्कुलर आए हैं, वो सर्कुलर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है और एंड में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। और क्लास ओवर होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स में जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम से भी वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपके सभी बैंकिंग एग्जाम, चाहे वो आरआरबी है, आरबीआई, नबार्ड, सेबी, सिडबी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना है। अच्छा, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर एसबीआई एग्जामिनेशन या आरआरबी, आईबीपीएस और आरबीआई का पेपर दिया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा एक टॉपिक है जिससे एग्जाम में प्रश्न देखे गए थे, वो है हमारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लास्ट 5 मंथ में, मतलब जनवरी से लेकर मई 2025, जनवरी से लेकर 2025 तक जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क न्यूज में है, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो हमारे देश का 107 नंबर का नेशनल पार्क बन चुका है। ठीक है, हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, वो सारी कहानी मैंने आपको यहाँ पर कवर की है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं इस वीडियो को, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस वीडियो को जरूर से देख लेना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, स्टैटिक क्वेश्चंस एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में स्पेशली बनते हैं। क्लियर? आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को। जल्दी से एक बार लिंक शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे इस तरीके की क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए, अभी तक का हाईएस्ट डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। देखिएगा, कोई भी कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी होती है, उसमें कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, और जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अपने प्रॉफिट का शेयर वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है। इसे हम डिविडेंड या फिर लाभांश के नाम से जानते हैं। तो वी नो दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर्स हैं। तो अगर आरबीआई को प्रॉफिट होगा तो आरबीआई बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या देगी? डिविडेंड देगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरबीआई ने 2.68 लाख करोड़ रुपीस 2.68 लाख करोड़ रुपीस डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर FY25, और ये अभी तक का हाईएस्ट डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली 616 नंबर की मीटिंग हो रही थी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मुंबई महाराष्ट्र में, और वहां पर ये फैसला लिया गया। जो लास्ट टाइम मतलब FY24 में आरबीआई ने 2.1 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया था, और इस बार आप देख सकते हैं 2.68 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया है। इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे आरबीआई के गवर्नर, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। अब यहाँ पे डिविडेंड के लिए क्या कोई रूल्स होते हैं? आंसर है यस। हमारे देश में एक इकोनॉमी कैपिटल फ्रेमवर्क है। उसी इकोनॉमी कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर डिसाइड किया जाता है डिविडेंड कितना पे किया जाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द 100% ओनर ऑफ द आरबीआई। एट द एंड ऑफ एवरी फिस्कल ईयर आरबीआई ट्रांसफर इट्स सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ डिविडेंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमी कैपिटल फ्रेमवर्क, जो कि 2019 में एग्जिस्टेंस में आया था। इस इकोनॉमी कैपिटल फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए 2018 में एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका नाम है बिमल जालन कमेटी, और विमल जालन कमेटी ने इस फ्रेमवर्क को रेडी करने का काम किया है, और 2019 से ये इफेक्ट में आया है। इसके अलावा एक और चेंजेस हुए हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में, और ये चेंज है आपके सीआरबी। सीआरबी का मतलब होता है कंटिजेंट रिस्क बफर। अब देखो, कभी भी कोविड आ सकता है, कभी भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, हमारी इकोनॉमी फॉल हो सकती है, जैसे कि अभी वॉर की सिचुएशन बनी, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, तो कोई भी कंडीशन कभी भी हो सकती है, यस और नो? तो यहाँ पे ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक बफर स्टॉक रखा जाता है आरबीआई के द्वारा, जिसे हम कंटिजेंट रिस्क बफर कहते हैं। कंटिजेंट रिस्क बफर के लिए अगर बात की जाए,
तो यहाँ पर बिमल जालन कमेटी जो 2018 में बनी थी, उनका रिकमेंडेशन था कि आरबीआई को 5.5 से 6.5% अपनी बैलेंस शीट का मेंटेन करना होगा एज अ बफर। लेकिन इस इकोनॉमी कैपिटल फ्रेमवर्क को रिवाइज किया गया है और इसे 7.5% मेंटेन करने का ऑर्डर आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है। क्लियर है इतनी चीजें? चलो डन। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है यहाँ पे सीआरबी 7.5% करने की बात की गई है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेट एफडीआई डिक्लाइन। अब हम यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग देशों से अलग अलग कंपनी, अलग अलग इन्वेस्टर भारत के ऑर्गेनाइजेशंस में, भारत की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमें बताया है कि कंट्री का जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो डिक्लाइन हुआ है, वो भी 96.5%, जो कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो भारत का जो नेट एफडीआई है वो 96.5% डिक्लाइन हुआ है। इस बात को याद रखना है। 2024-25 में हमारे देश में जो नेट एफडीआई इनफ्लो है वो $353 मिलियन है, जबकि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर हमारे देश में $10.1 बिलियन एफडीआई आया था। तो आप देख सकते हैं 2024-25 में हमारे देश का नेट एफडीआई कितना है, $0.4 बिलियन या फिर 353 मिलियन है। वहीं 2023-24 में हमारे देश का जो नेट एफडीआई था वो $10 बिलियन था। नेट एफडीआई क्या होता है? हमारे देश में जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा हम बाहर भेज रहे हैं इसको माइनस कर दो। तो नेट एफडीआई रिफर टू टोटल ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो इन द कंट्री माइनस द आउटफ्लो ऑफ एफडीआई फ्रॉम द कंट्री इन द फिस्कल ईयर। ठीक है, ग्रॉस एफडीआई कितना है 2024-25 में? $81 बिलियन आपको ग्रॉस एफडीआई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ग्रॉस एफडीआई क्या होता है? टोटल न्यू इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन एंटिटी इनटू द कंट्री। सोर्स कौन कौन से? तो 60% जो सोर्स है एफडीआई का वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस आपको देखने को मिल जाएंगी। सिंगापुर, मॉरिशियस और यूएई से आपको सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो के बारे में। तो एफडीआई आउटफ्लो कितना है 2024-25 में? $29 बिलियन आपको देखने को मिलेगा। सिंगापुर, अमेरिका, यूएई और मॉरिशियस में हमारा एफडीआई आउटफ्लो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको डिविडेंड भी याद रखना है, नेट एफडीआई और ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो और आउटफ्लो आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है क्यूएनबी, जो कि कतर नेशनल बैंक ग्रुप है। ठीक है, और ये पहला मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका का बैंक है जिसकी ब्रांच ओपन हो रही है इंडिया की गिफ्ट सिटी में। ठीक है, क्यूएनबी बिकम द फर्स्ट एमईए बैंक टू ओपन ब्रांच इन इंडियाज गिफ्ट सिटी। तो दोहा कतर बेस्ड कतर इंटरनेशनल बैंक, जो कि लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में, और ये पहला बैंक है मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन का जिसकी ब्रांच गुजरात की गिफ्ट सिटी गांधीनगर में ओपन की जा रही है। ठीक है, पहली ब्रांच इनकी इंडिया में 2017 में ओपन की गई थी, लेकिन गिफ्ट सिटी में नहीं ओपन की गई थी। पहली ब्रांच गिफ्ट सिटी में अभी ओपन की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट, एसबीआई ज्वाइंस ग्लोबल टॉप 100 इन नेट प्रॉफिट, बिकम द थर्ड इंडियन फर्म टू अचीव द माइलस्टोन। रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और ब्लूमबर्ग ने यहाँ पे बताया दुनिया भर की जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनकी नेट प्रॉफिट की लिस्ट में आपको एक एंट्री एसबीआई की देखने को मिलेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देखने को मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसने इस माइलस्टोन को अचीव किया है और वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। अगर हम एसबीआई का नेट प्रॉफिट 2024-25 में देखें तो एसबीआई को $9.2 बिलियन का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा एज पर द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, और ग्लोबली एसबीआई 98 नंबर की कंपनी आपको देखने को मिलेगी, मतलब जो 98th पोजीशन पे है। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो एसबीआई थर्ड नंबर की कंपनी है जो इस लिस्ट में शामिल हुई है। इसके पहले ओएनजीसी 2009 में शामिल हुई थी और रिलायंस इंडस्ट्री 2021 में शामिल हुई थी। क्लियर है? टॉप रैंक कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट है, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, फर्स्ट प्लेस में है। इसकी एनुअल इनकम $111 बिलियन है। सेकंड नंबर पे सऊदी अरमैको कंपनी देखने को मिल जाएगी। यूएसए की 43 कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड है, मतलब यूएस डोमिनेट कर रहा है आपकी इस नेट प्रॉफिट की लिस्ट में। नेक्स्ट है JSW वन प्लेटफॉर्म
एंटर यूनिकॉर्न क्लब विथ $40 मिलियन फंडिंग। अब देखो हमारे देश की एक और यूनिकॉर्न कंपनी सामने आई है जिसका नाम है JSW वन प्लेटफॉर्म, जो कि एक बिजनेस टू बिजनेस B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मतलब JSW ग्रुप का ही एक सेगमेंट देखने को मिलेगा। इन्होंने रिसेंटली $40 मिलियन की फंडिंग रेज की है, ठीक है, और उसके बाद इनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गई है। और किसी भी कंपनी की अगर वैल्यूएशन $1 बिलियन होती है तो वो कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी की लिस्ट में आ जाती है। तो JSW वन यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। इसके पहले अगर आप देखिए, कुछ समय हमने पहले देखा था पोर्टर। पोर्टर हमारे देश की यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, 2025 की ये चौथे नंबर की कंपनी है। इसके पहले पोर्टर यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी। पोर्टर के अलावा आपको जसपे देखने को मिलेगा। जसपे भारत की 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है, एंड नेत्राडाइन। ये आपके कुछ यूनिकॉर्न कंपनीज देखने को मिलेंगी 2025 में। नेक्स्ट है सेबी सेट ₹1 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी डीमेट फॉर सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। अब ये सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो एक प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, पूलिंग है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि लोन, मॉर्टेज, रिसीवेबल्स, ठीक है। तो इन सब का जो पूलिंग होता है, इन सब का जो ग्रुप होता है, ये सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स को इन सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम जो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 1 CR की आपको डिफाइन की गई है बाय द सेबी, जो कि 6 मई से इफेक्ट में आएगा। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज मैंडेट a minimum investment threshold of 1 crore for securitized debt instrument effective from the 6 मई 2025। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का होगा। सबसे पहली बात, मैंडेटरी डीमेट ऑल एसडीआई का मतलब जो मैंने सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं मस्ट बी इशूड एंड ट्रांसफर एक्सक्लूसिवली इन द डीमेट फॉर्म। पब्लिक ऑफर ड्यूरेशन तो 3 से 10 दिन तक ये ओपन रहेगा, और होल्डिंग पीरियड 3 मंथ्स रहेगा जिस अगर लोन आपका फॉर लोन लेस देन और इक्वल टू 2 years, और 6 मंथ का होल्डिंग रहेगा फॉर लोन मोर देन 2 years। क्लियर है? नेक्स्ट है RBI टू इशू न्यू ₹20 बैंक नोट विद गवर्नर संजय मल्होत्रा सिग्नेचर। तो यहाँ पे संजय मल्होत्रा जो RBI के गवर्नर हैं, उनके नाम पे उनके सिग्नेचर से ₹20 का नया नोट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। महात्मा गांधी सीरीज का है। सारी चीजें वही रहेंगी, आपके कलर वैसा रहेगा, जो मोटिव है एलोरा की केव्स बनी हुई है वो भी सेम रहेंगी, ठीक है। आपका ये वही नोट रहेगा जो कि ग्रीनिश येलो कलर का रहता है, और पुराने जो नोट है ₹20 के वो भी स्टिल लीगल टेंडर रहेंगे। महात्मा गांधी सीरीज को 2016 में इंट्रोड्यूस करने का काम किया गया था। RBI एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 का जो एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 22, दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसी सेक्शन के अंदर RBI इशू करती है करेंसी को। हमारे देश में 4 करेंसी प्रेसेस हैं, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में। सिमिलर हमारे देश में 4 मिंटिंग यूनिट्स भी हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में, ठीक है। कॉइन की मिंट RBI के सेक्शन 38 के अंदर होती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक। नेक्स्ट है सेबी मैंडेट ई बुक मैकेनिज्म फॉर प्राइवेट डेट सिक्योरिटी अबव द 20 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पे देखो क्या बात बोली जा रही है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म है, जितने भी प्राइवेट डेट इशूअर्स होते हैं, जितने भी प्राइवेट प्लेसमेंट डेट इशू करते हैं, अगर आप 20 करोड़ या उससे ज्यादा का डेट इशू कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इशू कर रहे हैं, तो आपको मैंडेटरी है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक आपको फिल करनी पड़ेगी पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक फीडबैक के लिए। द मूव बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द पब्लिक वर्किंग ग्रुप एंड पब्लिक फीडबैक। इसका पर्पस है इफिशियंसी बढ़ाना इन द इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। ये जो नया प्लेटफॉर्म है ये सभी प्राइवेट प्लेसमेंट डेट सिक्योरिटी के लिए होगा। जितने भी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, अगर ये 20 करोड़ से ज्यादा के इशू होते हैं तो आपको मैंडेटरी होगा RBI सेबी की सर्कुलर के अकॉर्डिंगली कि आपको ई बुक मैकेनिज्म को या ई बुक को अपडेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये एक प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, मतलब इसकी इक्विटी, मतलब इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर, बट आप इनको रिडीम कर सकते हो। कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर बट कैन बी रिडीम्ड बाय द इशूइंग कंपनी। क्लियर?
इसके पहले ये था कि जितने भी प्राइवेट प्लेसमेंट हैं, डेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे तो मैंडेटरी था कि आपको बुक को मेंटेन करना है, लेकिन अब इस लिमिट को 20 करोड़ रुपए या उसके ऊपर कर दिया है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के लिए भी कर दिया गया है। इसके पहले कोई रेगुलेशन इन बॉडीज के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, पीएनबी टू एग्जिट इंडिया एसएमई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। पंजाब नेशनल बैंक ने डिसाइड किया है कि हम अभी केवल कोर बैंकिंग पर ही फोकस करेंगे। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है असेट मतलब अलग अलग सेक्टर्स में, सेगमेंट्स में, हम उसको सेल आउट करते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक हैज डिसाइडेड टू सिंप्लीफाई इट्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग by selling its entire stake in India SME Research Construction Company Limited और 34 करोड़ रुपए के स्टेक को ये बेच रही है। पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन 1894 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वर्तमान में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दयाल सिंह मजीठिया इसके फाउंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की। रिसेंटली हमने 8th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कब की थी? इसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 2016 में की थी। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर जितने भी स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं या फिर अलग अलग कंपनीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं और गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर करने का काम यहाँ पर करती है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिड्यूस कैश इनफ्लो आफ्टर इंजेक्टिंग $100 बिलियन। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा विच इज OMO। OMO क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मार्केट की जो लिक्विडिटी है, मार्केट में जो कैश फ्लो है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ओपन मार्केट बॉन्ड को क्या करती है आरबीआई? या तो खरीदती है या तो बेचने का काम करती है, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक का सेलिंग और परचेजिंग सिक्योरिटी मार्केट है, जहां से ओपन मार्केट से सेलिंग या परचेजिंग करती है सिक्योरिटी की। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसकी मदद से इन्फ्लेशन को और मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया OMO को यूज करती है इन ऑर्डर टू एडजस्ट द रुपी लिक्विडिटी कंडीशन इन द मार्केट। जब आरबीआई को फील होता है कि एक्सेसिव लिक्विडिटी हो रही है मार्केट में, तो क्या करती है? इट रिशॉर्ट टू द सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देयर बाय सकिंग आउट द रुपी लिक्विडिटी। तो यहाँ पे वो क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल होती है तो मार्केट में क्या होता है? मार्केट में मतलब मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आता है और बैंक्स के पास पैसा कम होता है, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है और आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी डिक्रीज होती है और लोन थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और जब ऐसा लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है, मार्केट में पैसा डालने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आरबीआई क्या करती है? जो सिक्योरिटीज हैं उनको परचेज करने का काम करती है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई परचेज करती है तो मार्केट में मनी का इनफ्लो होता है, वापस से बैंक्स के पास पैसा पहुंच जाता है, वापस से आपके लोअर इंटरेस्ट हो जाते हैं रेट और आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी चलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8.53 लाख करोड़ या $100 बिलियन का जो दिसंबर से अभी तक ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से क्या है, मनी को भेजा है मार्केट में। तो आरबीआई ने फाइनली यहाँ पे बोला है अब हम ओपन मार्केट बॉन्ड परचेज नहीं करेंगे, हैज नॉट अनाउंस फर्दर परचेज एंड सिग्नलिंग अ लाइकली शटडाउन इन द लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्हें 1500 करोड़ रुपए का लोन मिला है फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कुछ दिन पहले एक न्यूज हमने देखी थी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहला बैंक है हमारे देश का जिसने एटीएम सर्विस की शुरुआत की है, वो भी ट्रेन्स में। तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 1500 करोड़ रुपीस का लोन मिला है फ्रॉम द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिससे ये स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को घाटकोपर मुंबई में रन करेगा। यहाँ 8,498 करोड़ रुपीस का स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर को रिडेवलप किया जाएगा।
46% जो फंडिंग होगी वो इंस्टीट्यूशनल लोन होगा और 39% जो है वो इंटरनल रेवेन्यू मैकेनिज्म से पैसा दिया जाएगा। इसके अंदर 8,500 हाउसिंग यूनिट्स को डेवलप किया जाएगा और 14,000 से ज़्यादा फैमिलीज को रीसेटलमेंट यहाँ पर किया जाएगा। क्लियर? अंत में एक प्रश्न है, What does the term stagflation refer to in economy? स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है? आप लोग ने इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के टाइप्स पढ़े होंगे, उसमें स्टैगफ्लेशन को पढ़ा होगा। आखिरकार ये टर्म होती क्या है? इन चारों ऑप्शन को एक बार गो थ्रू कीजिए और जो भी सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने करंट अफेयर्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन प्लस बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार आप एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।